तो मेरे हाथ में है 2024 का ये 2 साल पुराना पेपर। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये 2026 का वायरल पेपर है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि 2024 का अगर पेपर है तो हो सकता है कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में इस 2024 के पेपर से थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में आ जाए। ठीक है, देखो, अगर कोई भी टीचर आपको ये कहता है कि मेरे बताए हुए गेस्ट पेपर या वायरल पेपर एग्जैक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे, तो वो आपको उल्लू बना रहे हैं, या तो आपसे झूठ बोल रहे हैं, या तो आपको बहका रहे हैं। क्योंकि कोई भी टीचर एग्जैक्ट पेपर कभी नहीं मैच करा सकता और ना ही एग्जैक्ट टॉपिक या क्वेश्चन बता सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी के पास पेपर तो है नहीं। अब भले ही तुक्का मार दें या फिर आपको उल्लू बना दें कि मेरे ही बताए हुए क्वेश्चन, मेरे ही बताए गए पेपर सब वही छपने वाला है, तो ये सब झूठ है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये 2026 में एग्जैक्ट आ जाएगा, लेकिन 2024 का 2 साल पुराना पेपर है, तो हो सकता है कि इस पेपर से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने को मिले। ठीक है, तो वीडियो पे नए हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहे। बाकी हमारे पास ऐसे 2 पेपर हैं। ये 2025 के प्री बोर्ड का पेपर है। अब प्री बोर्ड का पेपर है तो क्या नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में? हो सकता है कि प्री बोर्ड के पेपर से भी 1-2 टॉपिक, 1-2 क्वेश्चन, 1-2 सवाल, एक नेम रिएक्शन भी अगर आ जाता है तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये पेपर पहले 2024 का आज की वीडियो में देखेंगे और ये वाला हम आपको कल की वीडियो में दिखा देंगे। ठीक है, दोनों पेपर देख लीजिएगा और ये पता कर लीजिएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, बाकी अब हम दिखाते हैं आपको पेपर कैसा आया है, इसका पैटर्न कैसा है, इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए 2024 का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो एक्चुअली में कैसा दिखता है, उसमें क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं नहीं दूंगी, केवल क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आया है या कैसे क्वेश्चंस आपके 2 साल पहले पूछे गए हैं वो मैं दिखा रही हूँ। और हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, क्लियर। बाकी सबसे पहले देखिए, ये मेरा खुद का पेपर है, इसलिए मेरा नाम है, पीछे मेरा रोल नंबर भी था, मैंने हटा दिया ताकि आप रिजल्ट वगैरह ना देख पाए। बाकी मैं रियलिटी बता देती हूँ, मेरे 68% ही आए थे, कोई मैं 30 मार्का वगैरह नहीं थी। ठीक है, बाकी अब ध्यान से देखिए, ये सेट का जो नाम है वो क्या है, 347 FJ। ठीक है, FZ सेट का नाम है। 70 नंबर का पेपर आता है, इतनी चीजें आपको पता ही है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको देखने को मिलता है किसी भी पेपर में समय और निर्देशांक, ये सब आप वैसे तो बच्चे को पढ़ना चाहिए लेकिन वो पढ़ते नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट जैसे पेपर मिलेगा फटाफट से खोल के पेपर देखेंगे और तुरंत चालू हो जाएंगे। ये भी नहीं देखते कि ये भी क्वेश्चंस भी नहीं देखते, ना ही क्वेश्चंस पढ़ते हैं, केवल पहले देखेंगे तो पहले यही सोचेंगे अरे कुछ तो आ ही नहीं रहा है, कुछ हमको पता ही नहीं है, अभी तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले आपका आता है MCQ। जितने भी MCQ हैं ये सब आपको पेपर के अंदर सोल्यूशन देखने को मिल ही रहा है। पेपर के सोल्यूशन से आपको नहीं समझ में आएगा, हमको पता है, हमारी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है ना कि किसी को नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो यहां से नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही होगी, वीडियो का थंबनेल दिख रहा होगा, इस वीडियो से आपको 2 घंटे कुछ मिनट की MCQ की वीडियो है, जिसमें 2024 के बोर्ड एग्जाम का जितना भी MCQ है और 2025 के प्री बोर्ड का जितना MCQ है वो हमने कवर करा दिया है। ठीक है, तो ये वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। आपके सारे MCQ जितने टाइप के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जितने आज से 10 साल 5 साल पहले पूछे गए हैं, सब मैंने कवर करा दिया है। तो एक ही वीडियो से आपका MCQ का जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जो 2024 में पूछा गया था। अब यहाँ पे पहला आप क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनकर अपने अरे भाड़ में जाए, उत्तर पुस्तिका में तो लिखबे करेंगे। अब देखो, ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है कि 5 ग्राम NaOH यानी कि जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि 450 ml विलियन में घुला है और विलियन की मोलरता आपसे पूछ रही है। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, वैसे तो हमने आपको बता रखा है, लेकिन यहाँ भी अगर लिखा हुआ है तो एक बार फिर से समझा देते हैं। आपको सबसे पहले दिया है क्या, NaOH द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान यानी भार दिया गया जो कि कितना है 5 ग्राम, तो 5 ग्राम लिख देंगे। और विलियन में घुला हुआ जो आयतन है वो कितना है, 450 ml है। यहाँ पे देखिए, ये विलियन में घुला हुआ जो है ये क्या है, आयतन है, आयतन बताया जा रहा है। आयतन कितना है, 450 ml।
अब आप निकालेंगे क्या, आपको पूछ रहा है कि मोलरता ज्ञात कीजिए। किसकी मोलरता? मोलरता या मोलरता ज्ञात करनी है तो वो NaOH की। तो निकालेंगे NaOH की मोलर द्रव्यमान या अणुभार सबसे पहले, क्योंकि मोलरता आप तभी ज्ञात कर सकते हो जब आपको भार बटे अणुभार यानी कि द्रव्यमान या कह सकते हैं उसका अणुभार भी ज्ञात हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अणुभार ज्ञात करेंगे तो m' जो आ जाएगा वो कितना आएगा 40। आपको याद होगा NaOH का अणुभार 40 होता है, नहीं पता है तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम फॉर्मूला लगाएंगे m = W × 1000 m' और VmL। VmL हमेशा मोलरता में ही लगता है। अगर यहाँ पे मोलरता की बात करती, मोलरता का बात करता तो यहाँ पे हम VmL की जगह यहाँ पे लिखते क्या, VmL की जगह हम लिखते ग्राम में या फिर हम कह सकते हैं केजी में लिखते, ठीक है। जो भार होता है उसको हम केजी में लिखते, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे केजी दिखेगा आप समझ जाइएगा मोलरता का नहीं बल्कि मोलरता का क्वेश्चन है। और अगर यहाँ पे ml दिखेगा या लीटर दिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये मोलरता का क्वेश्चन है। क्लियर? अब इस फॉर्मूले में जैसे ही हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें दिया क्या है भार, जो कि क्या है विलेय का भार। विलेय यहाँ पे क्या है 5 ग्राम विलेय है, तो 5 ग्राम विलेय सबसे पहले विलेय का भार रखेंगे, फिर 1000 से गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या है विलेय का भार और विलेय का अणुभार दोनों आपको पता होना चाहिए। विलेय का अणुभार अभी हमने निकाला 40, तो 5 × 1000 और 40 × 450। 450 क्या है आयतन है, जो कि कितना है 450 ml है। अब देखिए 5 × 1000 में करेंगे 5000 और यहाँ पे 450 × 40 कर देंगे तो 18000 आ जाएगा। दोनों को भाग देंगे तो 5, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 5/18 गया, 5/18 का भाग देंगे 0.277 मोल लीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, संकुल K3CO C2O4 में कोबाल्ट यानी कि जो ये सबसे पहले आपका केंद्रीय धातु परमाणु होता है, इस केंद्रीय धातु परमाणु का ही हमेशा आपसे ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाएगी, ठीक है। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु है, तो याद रखिए पहले कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा K3 या यहाँ पे Cu भी हो सकता है, और ब्रैकेट के जस्ट बाद जो भी आपका होगा चाहे वो Cu हो, कॉपर हो, Fe हो या कोबाल्ट हो, इसी का हमेशा आपसे ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाती है। क्लियर? कैसे निकालेंगे, देखो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण निकालनी है तो इसको हम मान लेंगे x, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा उसको अपन क्या मान लेंगे x मान लेंगे। एक्स मतलब आपका वो एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एक्स की बात मतलब कि इसको हमें निकालना है। उसके बाद आपसे कहा क्या है के क्या है आपका पता ही है, पोटेशियम होता है। अब पोटेशियम का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है हमेशा याद रखेंगे +1 होता है, और C2O4 का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होता है। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा जो कि हमें यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन में ही दिया है कि K3CO C2O4 3 समीकरण दिया गया है। अब इस समीकरण में जैसे मान रखेंगे तो K का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 के साथ हम +1 रख देंगे, क्योंकि K का मान जो होता है ऑक्सीकरण संख्या वो +1 होती है। तो 3 × +1 + x हमें यानी कोबाल्ट का निकालना है, तो कोबाल्ट को हम वैसे ही रखेंगे जैसा दिया है। फिर CuO4 का कितना हमने लिया है -2, और ये CuO4 कितनी बार है 3 बार है, क्योंकि इसके बाद जस्ट बाद क्या लगा है 3 लगा है, यानी ये कितनी बार है 3 बार है। तो अगर 3 से इसका गुणा कर दें, 3 × -2 कर देंगे = 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1 से गुणा करोगे 3 ही आएगा, x निकालना ही है वैसे रखेंगे, इधर गुणा करेंगे -6 = 0, x -3 = 0, और अगर इधर लागेंगे बराबर के तो x +3 आपका इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा +3 दिया भी है, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीकरण वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सेम चीज नहीं छपती है तो हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर चेंज करके आपसे ऑक्सीकरण पूछ लिया जाए। अगर आपका ऑक्सीकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसा भी यहाँ पे क्वेश्चन बना दे, समीकरण बना दे, आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड 2024 में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 या 3, और ठीक उसी तरह 2025 के प्री बोर्ड में भी 2 या 3 ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो थर्ड नंबर आपका MCQ क्या है, ऐसे संक्रमण तत्व जिनमें
परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती। यानी आपको बताना है कि कौन से डी ब्लॉक का इनमें से ये तत्व है जो परिवर्तन ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता। तो याद रखेंगे स्कैंडियम जो है ये कभी भी परिवर्तन ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाता, इसको डायरेक्ट आप याद रखेंगे स्कैंडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि यौगिक जिनमें क्षारीय प्रबल या क्षारकीय प्रबल्य सबसे अधिक है। क्षारकीय प्रबल्य का मतलब ये है कि ऐसे यौगिक जिनकी क्षारकीय जो प्रबलता है यानी क्षारीय प्रबलता जो है वो सबसे अधिक है। अब क्षारीय प्रबलता का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमने एमसीक्यू की वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, यहां भी बता देते हैं। देखो, कभी भी जो क्षारकीय प्रबलता होती है ये 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, जलीय विलयन में क्षारीयता अगर आप देखेंगे तो ये किन किन बातों पर डिपेंडेंट होती है या किन किन बातों पर निर्भर करती है। देखो, जो क्षारीय प्रबलता है ये निर्भर करता है आई इफेक्ट पे। आई इफेक्ट का मतलब है प्रेरणकी प्रभाव। प्रेरणकी प्रभाव डिटेल में नीट वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। विलायकन प्रभाव भी नीट वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है और त्रिविम बाधा भी नीट वाले बच्चों को डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो यहाँ पे आपको सीक्वेंस बनाने को देखने वाला क्वेश्चन मिल रहा है, सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन नीट में आता है। ठीक है, किसमें? नीट कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, नीट एग्जाम में आते हैं तो जरूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में ना आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस ये होते हैं। अब यहां से आपको किसमें पूछा है कि किसकी क्षारकीय प्रबलता सबसे अधिक है, तो आपको यहां पे एक मिथाइल ग्रुप दिया गया है। जैसे यहां पे मिथाइल एमीन दिया गया है। सबसे पहले CH3 इसका मतलब क्या है? डाई मिथाइल एमीन, इसको पढ़ेंगे। फिर CH3NH2, इसको हम मिथाइल एमीन पढ़ेंगे। फिर CH3 ट्राई मिथाइल एमीन पढ़ेंगे और NH3 को हम जानते हैं अमोनिया पढ़ा जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि इन चारों में से कौन सबसे अधिक क्षारीय है, तो हमने बता दिया जिसका आई इफेक्ट ज्यादा होगा यानी प्रेरणकी प्रभाव ज्यादा होगा, जिसका विलायकन प्रभाव ज्यादा होगा और जिसकी त्रिविम बाधा ज्यादा होगी वो ज्यादा क्षारीय कहलाएगा। अब कैसे पहचानेंगे? देखो, सबसे पहले ज्यादा क्षारीय जो है वो है आपका मिथाइल एमीन या डाई मिथाइल एमीन। डाई मिथाइल एमीन सबसे ज्यादा क्षारकीय प्रभाव इसलिए दिखाता है क्योंकि इसकी आयनिक इफेक्ट यानी कि जो आपके आई इफेक्ट है या प्रेरणिक प्रभाव है ये ज्यादा है। उसके बाद आपका आ जाएगा, जब डाई मेथिल के बाद आपका क्या आ जाएगा? ट्राईमेथिल एमीन, उसके बाद ज्यादा क्षारीय होगा। फिर सबसे लास्ट में आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिथाइल एमीन। और अमोनिया जो होता है ये सबसे कम क्षारीय होता है, सबसे कम क्षारीय होता है। अब आपसे पूछा क्या है सबसे अधिक क्षारीय कौन है, तो सबसे अधिक क्षारीय आपका हो जाएगा क्या? डाई मिथाइल एमीन। अब अगर यही नीट में क्वेश्चन पूछता तो कैसे पूछता? वहां पे आपको इस तरह से सीक्वेंस दे दिए जाते हैं ऑप्शंस में और आपको सीक्वेंस में पहचानना पड़ता कि कौन सा ज्यादा प्रबल क्षारीय है, या आपको सीक्वेंस वाइज समझाना पड़ता। तो आपको इस तरह से वहां पे बना के सीक्वेंस देखना पड़ता कि पहले है डाई मिथाइल एमीन, फिर है ट्राई मिथाइल एमीन, फिर है मिथाइल एमीन और फिर है आपका अमोनिया। क्लियर? तो ये हो गया प्रॉपर एमसीक्यू, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अगला आपका क्वेश्चन क्या है? अगला आपका क्वेश्चन है कि यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, ठीक है, वो यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है। डाइसैकेराइड का मतलब ये होता है कि ऐसे यौगिक जो 2 अणुओं से मिलकर बने हैं। जैसे सुक्रोज की अगर बात करें तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से कौन मिलकर बनता है? सुक्रोज बनता है। और लैक्टोज जो है ये भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। सबसे पहले लैक्टोज क्या है ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि लैक्टोज है क्या, तो दूध से ये प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होने वाला प्रोटीन जो है वो लैक्टोज होता है। ठीक है, क्लियर? और अगर माल्टोज की बात करें तो ये भी ग्लूकोज और ग्लूकोज से यानी ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलकर लैक्टोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? तो डाइसैकेराइड का मतलब ये है कि दो यहाँ पे क्या होंगे? सैकेराइड होंगे। जैसे ग्लूकोज एक सैकेराइड शर्करा हो गई, फ्रक्टोज एक शर्करा हो गया, 2 शर्कराएं मिलकर एक शर्करा नई शर्करा निर्माण कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या? डाइसैकेराइड ये कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? डाइसैकेराइड कहलाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे सेल्यूलोज आपको दिख रहा होगा। सेल्यूलोज जो है ये एक पॉलीसैकेराइड होता है, यानी 2 से अधिक सैकराओज, ये सैकराओ या शर्कराओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज जो है ये 2 से अधिक शर्कराओं से मिलकर बनता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। डाई का मतलब है केवल 2 शर्करा मिलेगा और एक नए शर्करा का या एक नए यौगिक का निर्माण करेंगे। ठीक है, अगर पॉलीसैकेराइड की बात की जाए
तो 2 से अधिक शर्कराएं मिलेंगी और नई शर्कराओं का निर्माण होगा। अब हमसे पूछा क्या है कि कौन डाइसैकेराइड नहीं है, तो आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा। ग्लूकोज से बन रहा है यानी ये डाइसैकेराइड है। ग्लैक्टोज से बन रहा है, ये भी डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज फ्रक्टोज से बन रहा है, ये भी डाइसैकेराइड है। अब सेलुलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड है, यानी सेलुलोज ही आपका हो जाएगा, ये डाइसैकेराइड नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से यौगिक की पहचान टॉलन अभिकर्मक से की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए। ये आपसे हो सकता है, मैंने शायद देखा भी था इसको 25 वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया है, हो सकता है, इतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको हमने पढ़ाया था, ल्यूकास परीक्षण, टॉलन परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो टॉलन अभिकर्मक है, इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो क्या होता है, तो डायरेक्ट याद रखेंगे। टॉलन अभिकर्मक से रिलेटेड 2-3 बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। टॉलन अभिकर्मक जो होता है, ये होता है Ag2O, ठीक है, Ag2O होता है, और अपन को इसमें लास्ट में लाल अवक्षय परत मिलता है, ठीक है, लाल अवक्षय परत मिलता है, वो भी किसका, रजत दर्पण का, ठीक है, इसमें रजत दर्पण मिलता है, जिसको हम लाल अवक्षय परत भी कहते हैं। क्लियर हो गया। ये टॉलन अभिकर्मक से प्राप्त होता है, जिसे रजत दर्पण प्राप्त होगा। मेन याद रखिएगा, रजत दर्पण इससे बनता है। इसका जो फॉर्मूला है Ag2O होता है, या आप 2Ag भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 आगे चला जाएगा और O जो है वो लास्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब टॉलन अभिकर्मक से किसकी पहचान की जाती है, ये मेन बात है। तो अल्कोहल की पहचान तो ल्यूकास अभिकर्मक से की जाती है, यानी ल्यूकास परीक्षण से की जाती है, यानी कि ल्यूकास अभिकर्मक से अल्कोहल की पहचान होती है। कीटोन की पहचान आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। एल्डिहाइड की पहचान या तो टॉलन अभिकर्मक से होगा या तो फेलिंग अभिकर्मक से। अब यहाँ पे आपसे पूछा है टॉलन अभिकर्मक, तो यानी कि यहाँ पे एल्डिहाइड की पहचान टॉलन अभिकर्मक से होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, जब भी टॉलन अभिकर्मक की बात की जाएगी तो ये भी याद रखिएगा कि टॉलन अभिकर्मक के साथ साथ फेलिंग अभिकर्मक का भी यही काम है, एल्डिहाइड की पहचान करना। क्लियर। अब ये हो गया जितने भी एमसीक्यू थे। अब एमसीक्यू का पैटर्न क्या था, मैक्सिमम 6 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं 2024 में, तो हो सकता है कि 1-2 एमसीक्यू बढ़ा के आपसे 2026 में पूछ लिया जाए, और सभी एमसीक्यू 1-1 नंबर के थे, यानी कि 6 एमसीक्यू तो 6 नंबर। क्लियर हो गया। बाकी आपका सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। अब यहां से देखो, कुछ आपके थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का मतलब है कि ज्यादा लंबे भी नहीं है और ज्यादा छोटे भी नहीं है और ज्यादा बड़े भी नहीं है, मैक्सिमम 2-2 नंबर के ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल आपको दिया गया है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, C2H6O2। अब इसको अगर हम 450 ग्राम जल में मिला दें और निम्नलिखित की गणना कीजिए। आपको इतना करने के बाद आपको अब निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना पड़ेगा विलयन के हिमांक का अवनमन, फिर आपको विलयन का हिमांक निकालना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पेपर खाली दिखा रही हूँ, वो तो ऑब्जेक्टिव मैंने इसलिए समझा दिया ताकि आपको लॉन्ग वीडियो ना देखना पड़े। वैसे लॉन्ग वीडियो आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने वहां पे बताया हुआ है। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, सेकंड में, कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। अब परिभाषा 2 यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। मैंने आपको जल्द ही एक और वीडियो दी है जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे बताए हैं, जो कि ये वीडियो की थंबनेल है, ये जाके देख लीजिएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, बाकी परिभाषा कौन सा है, मोल अंश की परिभाषा आप याद कर लीजिएगा, मोलरता, और मोलरता के साथ साथ आप मोलरता की फिर परिभाषा याद कर लेंगे। परासरण दाब की भी परिभाषा याद कर लीजिएगा। हेनरी का नियम याद कर लीजिएगा, राउल का नियम याद कर लीजिएगा। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये दोनों तो याद ही कर लीजिएगा क्योंकि 2024 में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, लेंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका क्या है, FeNH3
2CN4 यानी कि साइनाइड का 4 अणु है और ये NH3 है, उसके बाद Fe है। इसके ज्यामितीय समायोग की संरचना बताइए, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल का आपको ज्यामितीय स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको दिखाना पड़ेगा कि CN से कितने Fe जुड़े हैं और कितने आपके NH3 जुड़े हुए हैं। इसका प्रॉपर ज्यामितीय स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है और इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न क्या था। 2 में मैक्सिमम 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आएंगे और दोनों जो क्वेश्चन आएंगे इनके नंबर कितने होंगे, मैक्सिमम 2 नंबर के या मैक्सिमम 1 नंबर के, ठीक है। अब 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 2-2 नंबर के, यानी कि 8 नंबर का आपका ये पैटर्न हो जाता है क्वेश्चन का। थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में भी 2-2 नंबर के ही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी सीधे सीधे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6 या 7 आ सकते हैं या 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 1-1 नंबर के रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो होगा ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 या 5 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीनीन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समयों की पहचान कीजिए, यानी आपके इस मॉलिक्यूल से कितने क्लोरीनीन से बनने वाले संभावित मोनोक्लोरो संरचना है वो आपको समयों को पहचान के साथ बतानी है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ये है, क्या है कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन क्या कारण है कि एथेनॉल लगभग उदासीन होता है। ये कारण वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वहां से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 के लिए इसको मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ग वाला क्वेश्चन क्या है। तो ग वाला क्वेश्चन आपका क्या है, विभेद कीजिए। विभेद कीजिए वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 2025 के प्री बोर्ड में भी हमने कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन या 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर देखे हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, केवल आपको बताना होगा कि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में क्या अंतर है। चाहे वो आपसे केमिकल फॉर्मूला के बीच में अंतर पूछ सकते हैं, यानी कि आपसे बोल देंगे कि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन का केमिकल फॉर्मूला बनाइए और दोनों में अंतर समझाइए, लेकिन यहाँ पे आपको केवल विभेद कीजिए कहा गया है, यानी कि आपको एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में क्या अंतर है ये बताना है, ठीक है। अगला इसमें क्या है कि एसिटोफिनॉन तथा बेंजोफिनॉन, इन दोनों में क्या अंतर होता है ये भी आप बताइए। तो 2 नंबर के लिए दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक अंतर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है। आपको बताना है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो ये हो गए 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 चालू होता है, जो कि आपके मैक्सिमम 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि पहले आएगा बहुविकल्पी मैक्सिमम 6 नंबर के या 7 नंबर के, उसके बाद 2 आपके आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जिसमें होगा आपका मैक्सिमम 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस, लगभग 10 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 4-4 थे, यानी कि 8 क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के होंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि इस बार पैटर्न बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर का चेंज हो चुका है, मैंने देखा है, और उस हिसाब से जो आपके क्वेश्चन तो आएंगे वही, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन जो कि 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर थ्योरी वाला ये क्वेश्चन है, जो कि क्या है, विलयन को परिभाषित कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन क्लास 8 में आपने पढ़ रखा है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, विलयन क्या होता है, लेकिन ये नॉर्मल से अब नॉर्मल इसलिए बन गया है क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दिया गया है कि किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, यानी सांद्रण कर लीजिए या सांद्रता कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। यानी विलयन क्या कहते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन हो गया 1 नंबर के लिए। फिर किसी विलयन की सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता, मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, साथ ही साथ सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना भी कीजिए। यानी आपको जो वैद्युत अनवघट्ट पदार्थ होते हैं विलयन के लिए, विलयन की सीधे सीधे आपको चालकता याद करनी है, चालकता की परिभाषा याद होनी चाहिए, मोलर चालकता की परिभाषा याद होनी चाहिए। और जब आप चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा याद कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ आप तुल्यांकी
चालकता भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये भी आपको पढ़ लेना है। तो 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि नाम से ही आप शायद थोड़े से कांप जाए, क्योंकि आपको पता है जब भी प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात होती है तो बच्चे थोड़े से हिल जाते हैं। अब देखो 3 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला एक छोटा सा डिफिनीशन आपसे पूछा गया है। मैंने आपको कई बार ऐसा बताया है कि जब भी क्वेश्चन को बड़ा करना होता है यूपी बोर्ड एग्जामिनर वालों को, तो लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी डिफिनीशन दे देंगे, उसी के साथ एक न्यूमेरिकल ऐड कर देंगे, तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम 3 नंबर का या 5 नंबर का हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर का आपको क्या दिख रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है या आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आपको डिफिनीशन प्रॉपर तैयार होना चाहिए, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक, ठीक है, ये भी तैयार करेंगे आप। वेग स्थिरांक का जो व्यंजक के आप निकालते हैं, पूरा डेरिवेशन इसका है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। यानी सीधे सीधे 3 क्वेश्चन यहां से तैयार कर लीजिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, डिफिनीशन हो गया। उसके बाद डिफिनीशन के साथ आपको इसके वेग स्थिरांक के का जो पूरा व्यंजक यानी पूरा जो डेरिवेशन ज्ञात किया जाता है वो तैयार करना है, ताकि आप इससे आने वाले ये जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, ये जो न्यूमेरिकल पूछा गया है प्रथम कोटि से रिलेटेड, ये आप तभी लगा पाएंगे जब आपको वेग स्थिरांक का जो फॉर्मूला है वो पता होगा। क्लियर, तो यहां से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा न्यूमेरिकल देखो पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। अब न्यूमेरिकल क्या है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्राथमिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है। यानी आपको समय टी दे दिया गया है और आपको 2 सांद्रताएं दी गई हैं। पहला सांद्रता C1 है, दूसरा सांद्रता C2 दिया गया है। प्राथमिक सांद्रता को 0.3 मोल होने में कितना समय लगेगा, यानी आपसे टी पूछा जा रहा है। तो आपको यहां से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक वाला जो फॉर्मूला है वहां से आपको आवर्तकाल टी निकालना पड़ेगा, तब जाके आप ये न्यूमेरिकल लगा पाएंगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आवर्तकाल भी देख लीजिएगा, वेग स्थिरांक भी देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। कारण सहित स्पष्ट कीजिए वाला क्वेश्चन भी 2025 में बहुत देखने को मिला है और 2024 के पेपर में आप देख ही रहे हैं, ठीक है। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है सब 3-3 नंबर वाले हैं, ठीक है। अब कारण सहित स्पष्ट कीजिए में ये क्वेश्चन पहला क्या है कि Fe2+ अपचायक है, जबकि Mn2 यानी कि जो फेरस है वो अपचायक है, लेकिन जो आपका मैग्नीज है यानी कि Mn है ये ऑक्सीकारक क्यों होता है, ये आपको कारण सहित बताना है। यानी 2-4 लाइन इसके बारे में लिखना है कि क्या रीजन है कि ये अपचायक है और ये ऑक्सीकारक है, ठीक है। एक क्वेश्चन का 1 नंबर, यानी 3 क्वेश्चन के आपको मैक्सिमम 3 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अगला क्या है, स्कैंडियम का आपको परमाणु क्रमांक दिया गया है। Z का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है, या परमाणु भार। वैसे तो परमाणु द्रव्यमान ही होता है, जेड से रिलेट किया जाता है। तो स्कैंडियम का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है जो कि 21 है। एक संक्रमण तत्व है, यानी कि स्कैंडियम जो एक संक्रमण तत्व है, ये तो हमको भी पता है। अभी एक क्वेश्चन और देखने को मिला था जिसमें हमने स्कैंडियम आंसर भी बताया ऑब्जेक्टिव वाले में, ठीक है। किंतु आपसे पूछा है जिंक का जो परमाणु क्रमांक है वो 30 नहीं है, क्यों? जिंक का परमाणु क्रमांक मैक्सिमम 29 होता है या लगभग 29 ही होता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है रीजन, क्या रीजन है कि जिंक का जो परमाणु क्रमांक है वो 30 नहीं होता है, ये कारण सहित आपको बताना पड़ेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, संक्रमण धातु तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं, यानी ये आपके उत्प्रेरक की भांति कार्य क्यों करता है संक्रमण धातु, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। ये भी आपको रीजन सहित पता होना चाहिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपके क्वेश्चन जो हैं मैक्सिमम जो हैं वो 3-3 नंबर के पूछे गए थे, ठीक है। अब चालू होता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में पहला जो क्वेश्चन है क का पहला वो क्या है, Cu जो कि किसमें है, सॉलिड। S का मतलब है सॉलिड के रूप में है। कॉपर जो है वो सॉलिड के रूप में है, HCl में घुला है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुला है। कॉपर जो है ठोस अवस्था में है, वो हाइड्रोक्लोरिक में घुला है। अब आपसे पूछ रहा है क्यों, ऐसा क्यों नहीं घुलता है, पूछ रहा है। सीधे सीधे क्वेश्चन ये है, यहाँ पे ध्यान से समझे, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है जल्दी जल्दी बताने के चक्कर में। देखो कॉपर जो है वो सॉलिड अवस्था में है
और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्यों नहीं घुलता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको रीजन बताना है कि क्या कारण है जो कॉपर है वो HCl में नहीं घुलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या आप जिंक के एक पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, कारण सहित समझाइए। ये भी आपको रीजन सहित बताना है कि क्या आप जिंक वाले पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन को रख सकते हैं या नहीं। ठीक है, पांचवे का ख आपका क्वेश्चन क्या है, संक्रियण ऊर्जा क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन टाइप क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम 1 नंबर का पूछा जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, यानी कि प्रॉपर क्वेश्चन 2 नंबर का था। ठीक है, और सॉरी, प्रॉपर क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं है। देखो, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ये वाला, फिर अगला भी आपका क्या है 2 नंबर का है, तो ये जो क वाला क्वेश्चन हो जाता है ये 4 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, क का 2 क्वेश्चन है, दोनों में 2-2 नंबर यानी कि 4 नंबर, और अगला आपका ख जो है ये भी आपके 4 नंबर का ही है। देखिए यहाँ से 4 नंबर वाले क्वेश्चन चालू हो गए हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बड़ा इनको करना था, तो इन्होंने क्या किया, एक डिफिनीशन के साथ एक न्यूमेरिकल जोड़ दिया। अब न्यूमेरिकल क्या है कि 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के यानी C2H5I, ठीक है, C2H5I, ठीक है, आयोडाइड आयोडीन के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक यानी K का मान आपको दे दिया है। हमने बोला था कि वेग स्थिरांक K आपको पढ़ लेना है, तो वेग स्थिरांक K का मान दिया गया है। इस अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा भी आपको दे दी गई है और ताप का मान भी दिया गया है। अब आपको वेग स्थिरांक की गणना करना है, यानी K1 आपको दिया है, K2 का मान आपको निकालना है, और यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन भी आपको दिया है जो कि क्या है, एथिल आयोडाइड दिया गया है जो कि ग्राम में है, और यहाँ पे आपको C2H4 जो कि ग्राम में बनेगा, और यहाँ पे HI जो कि ग्राम में बनेगा। इसमें से आपको केवल K2 का मान निकालना होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ग का पहला क्वेश्चन है आपका NiH2O6 का विलयन जो कि हरे रंग का है, किंतु NiCN यानी कि जो निकेल साइनाइड का विलयन है ये रंगहीन होता है, ये कारण बताइए। यानी कि कारण वाले क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको घ वाले से लेके यहाँ तक सभी कारण वाले क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे हैं। आपको पहले पूछा गया फेरस अपचायक है और ये ऑक्सीकारक क्यों है, मैग्नीज ऑक्सीकारक क्यों है, ये बताइए। तो कारण वाले क्वेश्चन देखो एक लाइन से लगे पड़े हुए हैं। कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और हो सकता है कि 2026 में भी कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिले। ठीक है, बाकी अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग का सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया 2 नंबर के लिए। ग का सेकंड क्वेश्चन भी 2 नंबर का है जो कि क्या है, CrNH3 अनुचुंबकी होता है, जबकि आपका निकेल साइनाइड जो है ये प्रतिचुंबकी क्यों होता है, ये भी कारण सहित बताइए। लो पूछो, बोलो, कर लो बात। कारण सहित वाले क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। यानी फ्रक्टोज का आपको क्या लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। साथ ही साथ आपको बताना है ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुण और रासायनिक समीकरण भी लिखने हैं। हमने आपको ग्लूकोज का टॉपिक पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाएंगे केमिस्ट्री के, वहां से आपको मिल जाएगा ग्लूकोज का टॉपिक। वहां पे डिटेल में 3 रासायनिक गुण मैंने ग्लूकोज का पढ़ा रखा है, या फिर आप गूगल पे सीधे क्वेश्चन डालेंगे आपको सीधे जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका कितने नंबर का, 3-3 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जितने थे 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 में कारण वाले क्वेश्चन थे, और कारण वाले क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, 4-4 नंबर के। अब अगला जो क्वेश्चन है ये है क्या होता है जब वाला क्वेश्चन। क्या होता है जब वाले जितने भी रिएक्शन हैं, चाहे 2024 के हों 25 के हों, सारे आपको तैयार करने हैं। और सारे के सारे क्या होता है जब वाले जितने भी रिएक्शन हैं मैंने इस वाले वीडियो में करा रखा है, प्रॉपर पूरे रिएक्शन एक ही वीडियो में। ए वाले वीडियो आप प्रॉपर जाके देख लीजिएगा, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब सबसे पहले देखें, ये जितने भी रिएक्शंस हैं 5 क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चंस के एक एक नंबर, यानी एक एक रिएक्शंस के एक एक नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का क वाला अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 1 नंबर 1 क्वेश्चन का मिलेगा, प्रॉपर 5 क्वेश्चन का 5 नंबर। क्लियर हो गया। यानी कि 6वें का क्वेश्चन नंबर 6वें का पैटर्न ये है कि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि क्या होता है जब वाले रिएक्शंस आ जाएं, या फिर अथवा करके एक लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वाला भी पूछ लिया जाए। अब जिन बच्चों को क्या होता है जब वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो क्या करेंगे, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है जब वाले क्वेश्चंस क्या क्या हैं, सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहला है कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका इस तरह से होता है, बेंजीन के ऊपर ONA लगा होता है, ठीक है। तो एथिल ब्रोमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने कवर करा रखा है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल के साथ साथ हाइलोजन ग्रुप यानी कि हाइलोजनीकरण भी करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फोनीकरण भी दिखाता है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रीकरण अभिक्रिया दर्शाता है। यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल लिख के अगर नाइट्रीकरण भी लिखेगा फिर भी आप यही रिएक्शन करेंगे। क्लियर। तो आपको ये क्लोरोबेंजीन के तीनों रिएक्शन देख लेने हैं, सल्फोनीकरण वाला भी और हाइलोजनीकरण वाला भी देख लेना है और नाइट्रीकरण वाला भी देख लेना है। तीन रिएक्शन यहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्या होता है जब वाले में, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से तीन टाइप की क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद अगला क्या है, क्लोरोबेंजीन को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी बताया है NaOH को जली सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। यानी कि जो क्लोरोबेंजीन होता है वो तो आपको पता ही है कि बेंजीन के ऊपर Cl, उसको अगर हम क्रिया NaOH के साथ कराएंगे विद प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन ताप एंड 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है ये आपको बताना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल, अभी बताया ना सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर क्लोरोबेंजीन क्रिया करता है तो उसको हम सल्फ्यूनीकरण कहते हैं और हमने कहा है कि ये भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद क्या है, एथिल क्लोराइड की जली KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से गर्म करते हैं तो क्या होता है। एथिल क्लोराइड का मतलब है C2H5Cl, ठीक है। इसकी क्रिया अगर आप किसके साथ KOH जली KOH के साथ करते हो तो क्या बनता है ये भी आपको देख लेना है। पांचों के पांचों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से कर रहे हैं 2026 के लिए। अब अगर आपको ये पांचों नहीं करना है या आपको नहीं आ रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि प्रॉपर थ्योरी वाला है, ठीक है। इसमें भी आपको देखो, मैंने जब ये अपना पेपर दिया था तो मैंने ये क्वेश्चंस नहीं किए थे, क्यों, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा था। मैंने किए थे ये थ्योरी वाला क्वेश्चन जिसमें मुझे खाली 3 रिएक्शन लिखना है, जो कि अभी आपको यहाँ पे पूछा भी गया है कि क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है क्लोरोबेंजीन की हाइलोजन यानी कि हाइलोजनीकरण, नाइट्रीकरण तथा सल्फ्यूनीकरण का पूरा रिएक्शन लिखना है। यानी कि आपको रिएक्शन तो करना ही पड़ेगा, रिएक्शन से आप केमिस्ट्री में भाग नहीं सकते। देखो अगर यहां से भाग के आए हो तो यहां पे आ गए हो। अब यहां पे भी आपसे क्लोरोबेंजीन के तीनों रिएक्शंस पूछ लिए गए हैं तो रिएक्शन से चाहे जो हो जाए आप भाग के कहीं नहीं जा पाएंगे। क्लोरोबेंजीन के ये तीनों रिएक्शंस मैंने पढ़े थे अच्छे से और तीनों मैंने एक्सप्लेन करके लिख भी दिया था, तो 5 नंबर मेरे को यहाँ से डायरेक्ट मिल गया था एग्जाम में। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है आपसे पूछा गया है। कई बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को ही समझ लेते हैं SN2 और SN1 और SN1 समझ लेते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है लगभग आपको एकल नाभिक अणु प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी SN1 के नाम के जैसा दिखता है या सुनने में आता है और द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 के जैसे सुनने में आता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जब एकल नाभिक रागी या द्विअणुक नाभिक रागी की बात किया जाएगा तभी आप SN1 और SN2 समझेंगे, वरना आप इसको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि आयनिक इफेक्ट वाला आपका अलग क्वेश्चन होता है वो आप देखेंगे। तो ये एक अलग क्वेश्चन है, SN1 और SN2 अलग क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से एक पहला आपको डिफिनीशन पूछ लिया गया है, फिर आपको क्लोरोबेंजीन के हाइलोजनीकरण यानी कि Cl, Br और Fe इस सब के साथ जो रिएक्शन होता है क्लोरोबेंजीन का वो पूछा गया है। फिर नाइट्रीकरण के साथ यानी कि NH3 के साथ रिएक्शन कैसे होता है ये भी पूछा गया है। फिर सल्फोनेशन यानी कि SO3 के साथ कैसे रिएक्शन होता है ये भी पूछा गया है। हो गया ये आपका 5 नंबर का प्रॉपर क्वेश्चन। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में ही ख वाला क्वेश्चन आपका क्या है। अब आ जाते हैं IUPAC नेम वाले क्वेश्चन। अब देखो IUPAC नेम वाले क्वेश्चन होते बहुत सरल हैं, बस बच्चों को लगता बड़ा कठिन है। कारण यह है कि उनको IUPAC नेम नहीं पढ़ाया गया है क्लास 11th में। ये क्लास 11th का बेसिक चीज है, बेसिक टॉपिक है IUPAC नेम, जो कि क्लास 11th में डिटेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन आप तो हैं मूर्ख इंसान, क्लास 11th में आपने खेली थी कबड्डी और यहाँ पे आपकी टूट रही है हड्डी, ठीक है। यही कारण है कि आपको 2025 में 26 में या फिर आप जब भी एग्जाम दिए होंगे आपका IUPAC नेम में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। क्लियर।
अब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी बेसिक जो है वीक है। बेसिक अगर आपकी वीक न होती तो आप आईपीएससी नेम आराम से कर सकते थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी आईपीएससी नेम का आपको दिख रहा होगा। अब देखो आईपीएससी नेम के क्वेश्चंस मैं पढ़ने नहीं बैठूंगी क्योंकि आपको ये पढ़ने में मतलब पढ़ के समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट आईपीएससी नेम के जितने क्वेश्चंस हैं एक बार डिटेल में देख लीजिए अच्छे से। मैं आपको 1-2 मिनट का टाइम देती हूँ, प्रॉपर सारे क्वेश्चन आईपीएससी नेम के देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ के भी सुना देती हूँ वरना कहोगे कि मैम को पढ़ने ही नहीं आता। देखो CH3 CH CH3 इससे जुड़ गया एक बॉन्ड CH3 COH यानी कि यहाँ पे आपके अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया। इसके साथ आपके 2 मिथाइल, एक कार्बन के साथ 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है यानी कि ट्राई मिथाइल हो गया। ठीक है, तो नाम देना मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, केवल क्वेश्चन आपको दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे हैं। सोल्यूशन आप खुद करेंगे और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला है आपका HO यानी कि अल्कोहल ग्रुप, इसके साथ CH2 जुड़ा है प्लस CH और OH CH2OH जुड़ गया है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है CH3, लिखने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, आप चाहें तो CH3 ऐसे लिखें या उल्टा करके लिख दें CH3 C लिख दीजिए, मतलब एक ही है। चाहे कान दाहिने हाथ से पकड़ो चाहे बाएं हाथ से पकड़ो, पकड़ तो कान ही रहे हैं। ठीक है, अगला आपका क्या है बेंजीन रिंग, उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप और एक अल्कोहल ग्रुप और दूसरा एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है। अब ये हो गया पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां कार्बन। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 3 कार्बन पे 3 अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़े हैं। पहले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप, दूसरे कार्बन पे एक अल्कोहल ग्रुप एंड तीसरे कार्बन पे भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया है। क्लियर। अब 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं तो आप अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं पहले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप यानी क्लोरोबेंजीन या कह सकते हैं क्या बेंजीन, क्लोरोबेंजीन नहीं बेंजीन या मिथाइल बेंजीन अल्कोहल बेंजीन। ठीक है, या फिर इस तरह से नामकरण किया जाता है। आप डिटेल में देख लीजिएगा और आईपीएससी नामकरण करना मैंने आपको सिखाया भी है टॉपिक वाइज वीडियो में, आप वहां से जाके सीख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आप देख ही रहे होंगे। अब आते हैं ख के अथवा वाले क्वेश्चन पे। अगर आपको ये आईपीएससी नेम बनाना नहीं आता है तो देखो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आईपीएससी नेम आप बनाना छोड़ दीजिए, बनाना मत छोड़िए बल्कि आप इसको बनाना सीख लीजिए। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो अगर अथवा में कोई और क्वेश्चन नहीं दिया होगा तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे तो मान लीजिए अथवा में एक क्वेश्चन दिया भी था हमारे टाइम पे, अगर आपके वाले टाइम पे अथवा में कोई क्वेश्चन नहीं देगा तो आप क्या करेंगे। इसीलिए आईपीएससी नेम आपको आना चाहिए। ठीक है, आईयूपीएससी नेम आपको आना चाहिए। ये आप 5 आईपीएससी नेम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अथवे में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए वहां पे आप आईपीएससी नेम पे भाग के आए, अब आईपीएससी नेम पे भाग के आए तो लो रिएक्शंस पे आके अटक गए। ठीक है, रिएक्शंस पे आके अटक गए मतलब भाई अगर आपको आईपीएससी नेम नहीं आ रहा है तो कहाँ जाओगे, रिएक्शन पे आ गए। लो अगर आपने पूरे आईपीएससी नेम छोड़ दिया, मेरे को तो भाई ये वाला पूरा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था। मेरे टाइम पे मेरे को ये पूरा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था, ना ही आईपीएससी नेम वाला और ना ये रिएक्शंस वाले। फिर भी मैंने तोड़ फोड़ के कैसे भी आईपीएससी नेम वाले क्वेश्चंस तो कर ही दिए थे। अब पता नहीं कितने नंबर उसमें मिले मेरे को या नहीं मिले वो नहीं पता मेरे को। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको आईपीएससी नेम भी पूरा सॉल्व करना है और इसको भी करना है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। अब देखो जब इस वाले मॉलिक्यूल का रिएक्शन आप HBr से करते हैं तो क्या आपको प्राप्त होता है, ये आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है यानी कि कंप्लीट रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन है। आपको आधे आधे रिएक्शन दिए होंगे यानी अभिकारक साइड वाला सभी रिएक्शन दिया होगा, उत्पाद साइड वाला आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। बाकी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसको पढ़ने का कोई वो है नहीं क्योंकि आपको ही सॉल्व करना है। ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो 4 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पैटर्न के क्वेश्चन थे। पहला आपका था जितने भी क्या होता है जब वाले रिएक्शन, और अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आप एक लॉन्ग थ्योरी वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 6 में ही क्वेश्चन नंबर ख का पैटर्न। ख के पैटर्न में आपके पास था एक आईपीएससी नेम वाले क्वेश्चन जिसमें 5-6 आईपीएससी नेम वाले थे। अगर आपको वो नहीं आता है तो अथवा करके आपको उत्पाद ज्ञात करने वाला क्वेश्चन भी दिया गया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कितना है, ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में है यानी कि वेरी लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा गया है निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको क्या करना है,
क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके केवल केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं। जैसे आपको दिया गया है कि ब्यूटेन 1 ऑल से ब्यूटेनोइक अम्ल में चेंज होता है। अब ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है कि कैसे जो है ब्यूटेन 1 ऑल ब्यूटेनोइक अम्ल में या ब्यूटेनोइक अम्ल में कन्वर्ट होता है। ये प्रॉपर रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। जितने भी ये स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आईपीएससी नेम वाला कर लीजिएगा, क्या होता है जब वाले कर लीजिएगा, और ये जितने भी रासायनिक नाम वाला है ये भी आप देख लेंगे, ठीक है। वरना अगर आपके एग्जाम में आएगा तो हमको मत कहिएगा, ठीक है। अगला क्या है, ब्यूटेनेल से ब्यूटेनोइक अम्ल में कैसे कन्वर्ट होता है, ये भी कंप्लीट रिएक्शन आपको करना है। 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल में कैसे कन्वर्ट होता है, ये भी आपको रिएक्शन देख लेना है। फिर बेंजील अल्कोहल से फिनॉल एथेनोइक अम्ल कैसे बनता है, ये भी आपको देख लेना है। एसिटिक अम्ल से एसिटामाइन कैसे बनता है, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। अब अगर आपको ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ये प्रॉपर थ्योरी और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। तो भैया इतना बड़ा थ्योरी और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करने से अच्छा आप इन सब के कंप्लीट रिएक्शंस लिख दीजिए केमिकल फॉर्मूले के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र आपको दिया गया है, इसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित कराने के पश्चात कार्बोक्सिलिक अम्ल ख यानी कि एक अलग मॉलिक्यूल तैयार होता है जिसका नाम है ख, ठीक है। अब इसको एक अल्कोहल ग के साथ अगर हम क्या करें रिएक्शन करा दें तो ग को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत कराने पर ख उत्पन्न होता है। यानी ये जो ख बना है इसको जब हम ये कब बनता है, ख आपका तब बनेगा जब आप इसको क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत कराएंगे तो ग का निर्जलीकरण करके ब्यूटेन 1 इन प्राप्त होता है। क ख ग की पहचान कीजिए। अब क्रियाओं के में उपयुक्त होने वाली सभी रासायनिक समीकरण को लिखिए। यानी आपको एक पहली टाइप का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको केवल एक बताया है कि जो क है उसका आणविक फॉर्मूला दे दिया गया है और आपको कह रहा है कि जो ये ख बनेगा, क से जो ख बनेगा वो तब बनेगा जब आप क्रोमिक अम्ल का या क्रोमिक अम्ल के साथ इसका रिएक्शन इसका क्या कराएंगे, ख वाला जो बनेगा यानी उसके पहले तो क वाला है तो क वाले के जब आप क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करेंगे तभी आपका ख वाला बनेगा। तो दो चीज केवल बताया गया है कि आपको ये केमिकल फॉर्मूला दे दिया गया है, इसको आपको क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करना है जिससे आपका ख उत्पाद बन जाएगा और जैसे ही ख उत्पाद बनेगा तो आप ग के साथ इसका निर्जलीकरण कर देंगे तो आपको ब्यूटेन 1 इन प्राप्त हो जाएगा और आपको बताना है कि क क्या है, ख क्या है और ग क्या है, ठीक है। तो ये पहली टाइप का क्वेश्चन है। हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन अब देखने को तो नहीं मिलते लेकिन हो सकता है कि आ जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। बाकी जितने भी ये वाले क्वेश्चन थे आपको जरूर देखना है और स्ट्रक्चर वाले भी क्वेश्चन आपको सारे के सारे देख लेने हैं, ठीक है। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया जाएगा पूरे के पूरे पेपर का। वेट करें थोड़ा सा, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो 7वें का क के बाद 7वें का ख वाला क्वेश्चन चालू हो जाता है जिसमें भी आपके 5 नंबर मिलेंगे आपको ये पूरा सॉल्यूशन करने पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित यौगिकों में युगलों के में विभेद कीजिए। फिर से आपका विभेद वाला क्वेश्चन आ गया है। जैसे आपका अभी आया था 2 विभेद करने वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 विभेद करने वाला क्वेश्चन आया हुआ था। देखो यहाँ पे आप देखिए इधर के साइड देखिए आप विभेद कीजिए एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में। इसी टाइप का सेम आपका क्वेश्चन है इधर जिसमें भी आपको विभेद करने के बारे में कहा गया है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको केवल रासायनिक फॉर्मूला यानी कि केमिकल फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहला है मेथिल एमीन और डाइमेथिल एमीन का केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है एथिल एमीन और एनिलीन का केमिकल फॉर्मूला और इसके साथ इसके परीक्षण भी लिखने हैं आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड आपके लिए हो सकता है लेकिन छोड़ना आपको नहीं है। ये क्वेश्चन अगर इस टाइप के आते हैं आपको प्रॉपर इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, एनिलीन व बेंजील एमीन का आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है, उसके परीक्षण भी लिखने हैं। एनिलीन व एन मिथाइल एमीन द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन ये भी आपको देख लेना है। अगला क्या है, अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो अथवा करके आपको एक और दिया गया है कि आपको कुछ नेम रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे। क्या लिखने पड़ेंगे, नेम रिएक्शन। तो ये जितने भी नेम रिएक्शन दिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कल के ही वीडियो में एक और वीडियो हमने बनाई थी अलग से, वहां पे डिटेल में आपको कई सारे क्वेश्चन बताए हैं 2024-25 के पेपर के साथ साथ हमने एक्सटर्नल कुछ क्वेश्चन भी बताए हैं, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, सबसे पहला नेम रिएक्शन आपका क्या आता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, डाई एजोटीकरण क्या होता है,
गार्बियल थायलामाइड संश्लेषण क्या होता है। इसके साथ साथ आप कुछ नेम रिएक्शंस और तैयार करेंगे, जैसे आप तैयार कर लेंगे वुड्स अपक्रिया क्या होती है, वुड्स फीडिंग अपक्रिया क्या होती है, हुंसडीकर अपक्रिया क्या होती है, युग्मन अपक्रिया क्या होती है, और हुंसडीकर के बाद हाँ आप तैयार कर लेंगे कोल्बे अपक्रिया क्या होती है, एंड आप तैयार कर लीजिएगा सैंडमेयर अपक्रिया क्या होती है, और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, इतने रिएक्शंस आपको तैयार करने हैं। सारे के सारे नेम रिएक्शंस मैंने इस वाले वीडियो में करा रखी है, एक ही वीडियो में 1 घंटे 35 मिनट की ये वीडियो है। इस वीडियो में पूरे के पूरे नेम रिएक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर 2024 का पेपर, जो कि मैंने डिटेल में आपको दिखा भी दिया और 6 के 6 MCQ सिखा भी दिए कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी अब पेपर का स्क्रीनशॉट करने का मौका दे देते हैं। पेपर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप MCQ के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला आपका ये है, ये भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद आपका ये है, आप ये भी अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन 2 लास्ट में जो है वो भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तीसरे का ग वाला जो क्वेश्चन है, चौथे का कुछ क्वेश्चन है, ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चौथे के घर से लेके 5वें का दूसरे तक आपको दिख रहा होगा। आगे ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद अगला पेज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके आगे आप ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो जितने भी IPSC नेम वाले क्वेश्चंस थे, इसमें अथवा वाले कुछ क्वेश्चन थे, ये भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो आपके उत्पाद वाले क्वेश्चंस थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां भी आप प्रॉपर क वाला स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए क वाला। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन 7वें का ख वाला, जिसमें आपके ये नेम रिएक्शंस भी हैं और आपके वो जो रासायनिक समीकरण वाले थे वो भी हो गए। ठीक है, तो ये पूरे पेपर का मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी करा दिया। ठीक है, तो आई होप ये जो पेपर दिखाने की पूरी वीडियो थी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और पूरा का पूरा पेपर आपने देख लिया है। अब इन पेपर से आप पता कीजिए कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आ रहे हैं, कौन से आपको नहीं आ रहे हैं, और पेपर को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा। जितने भी IPSC नेम वाले क्वेश्चंस थे, जितने भी आपके रिएक्शंस वाले क्वेश्चंस थे, रिएक्शंस जितने भी थे, नेम रिएक्शंस या फिर क्या होता है जब वाली रिएक्शंस, आपको करा दिए गए हैं। ऑलरेडी वीडियोज भी दिखा दिया हमने, वहां से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पर नए थे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पेपर पैटर्न के सेकंड वीडियो में, जो कि प्री बोर्ड के पेपर को हम दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।